welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. We are going to complete our this chapter in our today's lecture, that is a class 12th reproductive health. Okay, let's we are going to talk about in today's lecture with respect to the sexually transmitted disease. Okay, आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को लेके बात करेंगे. ठीक है, तो रेडी हो जाओ इसको समझने के लिए. पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का. डिसीजेस और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से ये डिसीज का ट्रांसफर होना. ओके, इन्हीं को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, क्योंकि थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इट इज गेटिंग ट्रांसफर, राइट. और इसको दूसरा नाम है वेनरल डिसीज ऑल्सो. ओके, जिसको वीडी के नाम से भी डिफाइन किया जाता है. ओके, सो वेनरल डिसीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज सच अ डिसीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ, you can say, infected person through the sexually contacted areas. Okay, next, reproductive tract infections, इसको एक और नाम है जो कि दिया गया है. ओके, let's talk about some causative agents. So there are like bacteria, viruses, chlamydia, protozoa, nematodes, then ectoparasites and fungi are the causative agents. Okay, let's talk about mode of transmissions. तो जैसे कि हम लोगों ने कहा ऑलरेडी, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड. नेक्स्ट, दूसरे और भी कई वजह है जिसके जिसके थ्रू ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है. ओके, दैट इज अ शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल्स. ओके, दैट इज यू कैन से कंटामिनेटेड काइंड ऑफ नीडल्स नाउ. ओके, बिकॉज शेयरिंग हो रही है, राइट. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके बात कर सकते हैं. नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर to the fetus, right. Next, cure for STDs except, ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा यहाँ से नीट का, एक्सेप्ट HIV इन्फेक्शन, हिपाटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पेस. ये तीन डिसीजेस को अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी के जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं उनको क्योर किया जा सकता है. ओके, इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. मतलब अगर जल्दी से उनके बारे में पता किया जाएगा और उनको उनको ट्रीटमेंट उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चालू कर देंगे तो इट इज पॉसिबल कि वो जल्दी जल्दी क्योर भी हो जाएंगे. लेकिन आप अगर एकदम फाइनल स्टेजेस पे जा रहे हो एंड देन यू आर जाके डॉक्टर को चेकअप वगैरह करा रहे हो, फाइनल स्टेज पे है, देन इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू कम अप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स. ओके, चलो बढ़ते हैं आगे. कॉमन सिम्टम्स को लेके बात करते हैं. सिम्टम्स क्या क्या देखने मिल सकते हैं, तो इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज देखने मिलेगा, सम काइंड ऑफ स्वेलिंग्स विल बी देयर, स्लाइटली पेन विल बी देयर. ओके, so these are the symptoms can be possibly visible, right. Consequences of delayed treatment: the proper and timely treatment is not given. STDs may lead to the complications such as pelvic inflammatory disease, जिसको PID कहते हैं, abortions करना पड़ सकता है, still birth हो सकते हैं, ectopic pregnancy यानी implantation can be taking place in some other places, okay, other than the uterus. Other than this, infertility or even cancer of the reproductive tract can be like problem हो सकते हैं. Okay, next, efforts of government. STD are major threat to healthy society. ठीक है, incidence of STD is very high in person who have like 15 to 24 years of the age. Okay, so 15 से 24 साल के उम्र के लोग जो है वो जल्दी अफेक्टेड रहते हैं. ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये अडल्ट स्टेज ही है ऑलमोस्ट, है कि नहीं. Government of India has initiated special reproductive health care programs to prevent the early occurrence, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिसीजेस. मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी इसके लिए अपना जो कहते हैं ना एक इंटरेस्ट, जोन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, खास करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना, सो डेट जो इस उम्र के लोग होते हैं 15 से 24 साल के लोग, उनको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के थ्रू बेनिफिट मिलना. बेनिफिट क्या, ताकि वो जो सिम्टम्स वगैरह जो उनको दिख रहे हैं उन सिम्टम्स को वो लोग आके वहां पे जाहिर कर सके एंड देन वो सारे प्रॉब्लम्स को डील कर सके, समझ सके कि क्या है, कितना टाइम लग सकता है, ये सारी बातें उनके साथ डिस्कस की जाती है एंड प्रॉपर रेमिडिएशंस कैन बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर डिसीज. ओके,
So sexually transmitted disease के whatever the symptoms will be there, we can't neglect such symptoms, okay? क्योंकि हमारे reproductive health को लेके problem है, so we can't neglect that, okay? Otherwise it can be a very risk for the life. Coming to the next, prevention को लेके बात करते हैं. Avoid sex with unknown partners या फिर multiple partner के साथ. One should always use condoms using the intercourse. If a person is in doubt, he or she must consult to a qualified doctor. Okay, अगर doubt है या किसी तरीके का problems देखने को मिल रहा है तो बिना शर्माए एंड बिना कुछ ज्यादा सोचे आपको डॉक्टर के पास जाके उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए. ठीक है. एसटीडी इज डिटेक्टेड, वन शुड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट. अगर एसटीडी डिटेक्ट होती है तो आपको बिना सोचे बिना टाइम वेस्ट करे आपको उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट है. ओके. कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एसटीडी, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसके थ्रू पता किया जा सकता है कि एसटीडी हुआ है कि नहीं हुआ है. जैसे कि कल्चर मीडियम के थ्रू पता किया जा सकता है एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन विद द स्पेसिफिक ट्रेनिंग. ओके, मतलब क्या काफी हद तक ये हम लोग पता किया जा सकता है कि यस इट इज एसिडी हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके, तो कल्चर मीडियम पे ग्रो करवा सकते हैं. बैक्टीरिया वगैरह अगर हम लोगों को मिलता है तो हम उसको कल्चर करवा के पता किया जा सकता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज मींस दैट पॉजिटिव एजेंट इज रियली देयर और नॉट करके. ठीक है. या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन यानी थ्रू किसी तरीके से हम उनका बॉडी एक्सट्रैक्ट जो भी हमको मिलेगा उसके थ्रू हम पता किया जा सकता है. ओके. और कुछ तरीके के स्टेनिंग टेक्निक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने में भी मदद करते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट और नॉट, और वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज डिसीज और नॉट. ओके, ये सारी बातें पता की जा सकती है. नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी यूजिंग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसको एलिसा कहते हैं. ELISA, आप लोगों को तो पता ही होगा. ओके, खास करके एड्स या फिर वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये टेक्निक को फॉलो करते हैं. मतलब ये चेक किया जाता है कि उस पर्सन के बॉडी में क्या वो स्पेसिफिक एंटीजन है या फिर वो स्पेसिफिक एंटीजन से रिलेटेड जो भी बॉडी ने रिस्पॉन्स करके एंटीबॉडीज बनाई होगी तो वो एंटीबॉडीज भी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है. अगर वो एंटीबॉडीज भी हम लोगों ने डिटेक्ट कर ली या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज. ओके, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा. नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द डीएनए, ये भी देख के पता किया जा सकता है. पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाले टेक्निक से जो हम लोग आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े हैं. ओके, या पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान में रख सको. ओके, यही सारे टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम पता किया जा सकता है कि वेदर इज पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एसटीडी और नॉट. ओके, तो पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस. तो ये आपके सामने एक पूरा का पूरा लिस्ट ओपन कर दिया है. एसटीडीज के डिसीजेस की लिस्ट है. ठीक है, उनके कॉजेटिव एजेंट्स है. ओके, और किन टेक्निक्स के थ्रू हम उनको पता कर सकते हैं या फिर उनके बारे में पता किया जा सकता है वो भी उसके बाजू में मेंशन है. लेकिन जहां पे क्वेश्चन टारगेट किए जाते हैं वो खास करके एरियाज में आप लोगों को बताऊंगा. लेकिन इतना ध्यान रखना कि मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस जोन से बनते हैं. ओके, तो आपको पॉजिटिव एजेंट का नाम तो याद रखना ही है, साथ में डिसीज का नाम भी याद रखना है. ओके, और कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं बताऊंगा कि वो कौन से एरियाज होते हैं. लेकिन सारे डिसीज आपको कंपलसरी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एजेंट याद रखना जरूरी है. ओके, सो क्लैमाइडियासिस नाम की जो डिसीज होती है, इट इज कॉज्ड बाय द क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस करके. अभी आपको यहाँ पे जीनस एंड स्पीशीज नेम दोनों दिया है, दोनों के दोनों याद रखने. ओके, सो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस करके पॉजिटिव एजेंट है. इसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो क्लिनिकल ट्रायल करके हो सकता है. ओके, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है जो कि डिस्चार्ज को यूज करके की जाती है, परफॉर्म की जाती है. ओके, अदर देन दिस एंटीजन डिटेक्शन किया जा सकता है या फिर न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ये वाली टेक्निक पता की मतलब परफॉर्म करके पता किया जा सकता है कि वेदर इज पर्सन सफरिंग फ्रॉम द क्लैमाइडियासिस और नॉट. नेक्स्ट, गोनोरिया. ओके, इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो है नेसेरिया गोनोरिया. ओके, द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वी कैन यूज फॉर दिस और द कल्चर टेक्निक वी कैन यूज फॉर दिस टू डिटेक्ट द gonorrhea kind of diseases. Next, trichomoniasis. Okay, so it is a causative agent जो इसका है वो है ट्राइकोमोनास वैजिनालिस. ओके, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके पता किया जा सकता है या फिर कल्चर करके पता किया जा सकता है. ये वाली खास करके फीमेल्स में देखने मिलती है. हियर देयर इज अ काइंड ऑफ स्मेली व्हाइट डिस्चार्ज विल बी देयर फ्रॉम द वैजिनल रीजन ऑफ द फीमेल. सो ये सारे ऐसे सिम्टम्स भी यहाँ से दिखते हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जेनाइटल हर्पेस को लेके बात करते हैं. द पर्सन मीन्स इट इज एक्चुअली अ वायरस के थ्रू होने वाली डिसीज है. सो हर्पेस माइलेक्स करके उसका नाम है वायरस का.
ओके, क्लिनिकल या फिर एंटीजन टेस्ट परफॉर्म करके या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके हम लोग ये सारे डिसीज के बारे में डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइफिलिल्स पॉजिटिव एजेंट ट्रिपेनिमा पैलेडियम। ओके, ट्रिपेनिमा पैलेडियम एंटीबॉडी डिटेक्शन किया जा सकता है या फिर एलिसा टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे ही नाम आ गया एंटीबॉडी, आप लोग एक थोड़ा सा यहाँ पे हिंट भी लगा सकते हो कि एलिसा टेस्ट जो कि है परफॉर्म किया जा सकता है। ओके, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अ चैनक्रोइड नाम की डिसीज है। ओके, कॉज बाय द हिमोफाइलस ड्यूक्रे। ओके, ड्यूक्रे ही के वजह से होता है। क्लिनिकल कल्चर के वजह से हम लोग इसके बारे में पता किया जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, जेनाइटल वार्ड्स को लेके बात करते हैं। ओके, सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू होता है, एचपीवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसऑर्डर या फिर वायरल डिजीज है करके पता किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोगों को इस तरीके से भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लिनिकल के वजह से पता किया जा सकता है, एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स को भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, हेपेटाइटिस बी जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस सी जो होता है हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है, और दोनों को डिटेक्ट किया जा सकता है एलिसा परफॉर्म करके। अदर देन दिस देयर इज अ एड्स, आपको पता है एलिसा के नाम से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू पता किया जा सकता है। एड्स को एचआईवी वायरस की वजह से होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से इसको पहचाना जाता है। नेक्स्ट, एंट्रोबियासिस जो होता है, ओके, या फिर बायसिस आप बोल सकते हो, इट इज कॉज्ड बाय द एंट्रोबायस वर्मिक्यूलरिस। ओके, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हम लोग इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये आपके सामने टोटल 11 डिसीजेस के लिस्ट थी विथ रिस्पेक्ट टू देयर कॉजिटिव एजेंट्स एंड द टेक्निक्स। ओके, कंपलसरी याद करना है, क्वेश्चंस तो जरूर बनते हैं उस एरिया से। लेट्स टॉक अबाउट द इनफर्टिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो लेक्चर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो लेक्चर चल रहा है वो ये टॉपिक के साथ ही खत्म होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आजकल के जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, खास करके ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है अभी लोगों के। ठीक है, सो सी क्या है और कैसे हम लोग इसके थ्रू ओवरकम किया जा सकता है, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है इनके साथ कैसे डील किया जा सकता है, ये सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो देखो, infertility is a failure to conceive within 1 or more years। ओके, एक या एक से ज्यादा ईयर, 2 से 3 ईयर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड coitus, मतलब पीपल आर वांटेड हियर चाइल्ड। ओके, और I hope you guys are understanding, like family, right? I hope you are understanding this point very clearly. Means people are wanting here a child, but child planning जो लोग कर रहे हैं, it is getting failed every time. Okay, so 1 or 2 years तक वो लोग practice करते हैं, but since it is getting failed, means they are not able to reproduce their child. तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? Either the male is suffering from the infertility, or either you can say the female is suffering. Okay, तो कुछ ना कुछ कारण है जिसकी वजह से child जो है वो नहीं हो पा रहा है। ओके, सो पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी को लेके, दो टाइप की देखी जाती है, खास करके प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकंड इज द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी जो होती है, इट डिनोट्स दोज पेशेंट्स हु हैव नेवर कंसीव्ड। ओके, मींस द person has never conceived, they are not gone through any kind of sexual activities। okay, and secondary infertility को बात करते हैं, it indicates the previous pregnancy but failure to conceive sequentially। okay, okay, means what the things means the woman is getting actually pregnant but she is not able to continue those pregnancy, मतलब किसी ना किसी कारण वो फेल हो जा रहा है। ठीक है, and here infertility is caused by the defects in the male, in or in the female you can say, or in the both, मतलब either male either female, और या फिर दोनों के वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और टॉपिक्स को समझते हैं। अगर इनफर्टिलिटी मेल्स में देखी जाती है तो ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स और अराइज होते हैं। तो सबसे पहला क्रिप्टोर्चिडिज्म नाम की एक बीमारी होती है। ओके, इट्स अ बीमारी नहीं होती एक्चुअली, इसको ये कंडीशन मानी जाती है। कंडीशन का मतलब ये है कि 7 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है, अगर मेल चाइल्ड है, सो मेल चाइल्ड में क्या होता है, 7th मंथ के प्रेगनेंसी पीरियड में द टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल रीजन से होते हुए सीधा स्कॉटल सैक में आ जाते हैं। लेकिन अगर फेल हो जाएंगे तो उस कंडीशन को हम लोग क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं। मींस अ कंडीशन इन विच द टेस्टिस आर अनेबल टू डिसेंड इनटू द स्कॉटल सैक सो दैट द स्पर्म्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस। ऐसे कंडीशंस को हम लोग एजूस्पर्मिया भी कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, अल्कोहलिज्म। अभी यहाँ पे इसका मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर पीपल आर कंटिन्यूअसली इनटेकिंग द अल्कोहल, सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन फेल हो जाएगा।
ठीक है, और अगर हो रहा भी होगा तो उसमें उस एबिलिटी नहीं होगी, वो कैपेबिलिटी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, सो ट्राई टू निग्लेक्ट दैट पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट, थायराइड डिसफंक्शन। अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, सो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ एरिया वेयर द गैमेट्स आर नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस। Okay, next, impotency means what? Male is unable to erect and penetrate the penis into the vagina of the female. Okay, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, गोनाडोट्रोपिन को लेके बात करते हैं, जहाँ पे एलएच एंड एफएसएच नाम के जैसे ये हार्मोन्स जो होते हैं वो बनते ही नहीं है या फिर कम रिलीज होते हैं। ओके, आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, एलएच एंड एफएसएच आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ओके, इसी के वजह से जो है वो आगे के गैमेट्स या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाती है, राइट? तो वो नहीं देखने मिलेगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ एंटी हाइपर सेंसिटिव या फिर एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो यूज कर रहे हैं, अगर ये लंबे समय तक अगर यूज होती रही है तो उसको उसके वजह से भी मेल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। नेक्स्ट, इमोटाइल सीलिया। इमोटाइल सीलिया का मतलब क्या? स्पर्म्स को आगे जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए सीलियास चाहिए होते हैं। ओके, see, sperms are unable to move from the vagina to the upper portion of the genital tract of the female. Okay, means sperms are failed to you can say swim. Okay, जो कैपेसिटेशन प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है वही नहीं हो पा रही है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वाई क्रोमोसोम डिलीशन। अगर ये भी एक तरीके का रीजन है कि इनफर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ और यू कैन से ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंशिया या फिर वासा एफरेंशिया, जिसके वजह से स्पर्म कंडक्शन आगे जाता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एक्वायर्ड इन्फेक्शंस लाइक मम्स हो जाना, इन्फेक्शन ऑफ द समाइनल वेसिकल्स का या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर कोई दिक्कत है, सो दिस लीड्स टू द ओलिगोस्पर्मिया या फिर पुअर स्पर्म काउंट। ओके, मतलब ज्यादा मीन्स लाइक जितना नॉर्मल स्पर्म काउंट होना चाहिए उससे भी एकदम डिक्रीज हो जाना नंबर का। ओके, मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ द एंटी स्पर्म बॉडीज या फिर एंटीबॉडीज जो होते हैं, खास करके आईजीजी, आईजीएम या फिर आईजीए, इनके वजह से भी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। या फिर आईजीजी जो है, इट इज यू कैन से कॉमनली फाउंड इन द म्यूकस ऑफ द सर्वाइकल ग्लैंड, या फिर सर्वाइकल रीजन के पास जो म्यूकस सिक्रेशन होता है उसके बारे में बात चल रही है। ओके, सो आईजीजी में बी फाउंड इन द सर्वाइकल म्यूकस और यू कैन से सेरम एंड द सीमेन। नेक्स्ट, कॉइटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये सिनेरियो देखने मिलता है। इंक्रीज इन द स्कॉटल टेम्परेचर, इट्स नॉट गुड फॉर द लाइक स्पर्म्स टू डेवलप, राइट? स्कॉटल का टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री कम होना चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। नेक्स्ट, एडीएएम जिसको कहते हैं एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स, यानी क्या? मेल्स का मेनोपॉज मींस मेल्स इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स ओवर हियर। नेक्स्ट, लो फ्रक्टोज एंड हाई प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं सीमेंस में, अगर ये लो फ्रक्टोस हो जाएगा या फिर हाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो जाएगा, अगेन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक। एंड नेक्स्ट जो है वो, अगर पर्सन हैज अंडरगॉन यू कैन से वेसेक्टोमी, तो स्पर्म प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन इट विल नॉट गोइंग टू इजैकुलेट आउट। ओके, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स फीमेल्स को लेके भी होता है, तो अभी हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल्स। ओके, तो पहला टॉपिक जो आ रहा है आपके स्क्रीन पे, दैट इज एन ओव्यूलेशन, मींस काइंड ऑफ नो ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो बट सिंपल सी बात है, कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन नहीं हुआ, ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ओलिगो ओव्यूलेशन। ओके, इसका मतलब डेफिशिएंट ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूल का फॉर्मेशन ही नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ लूटियल फेज डिटेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं, या डिफेक्ट एक्चुअली, लूटियल फेज डिफेक्ट जिसको एलपीडी कहते हैं। ये किस कारण हो सकता है? इंड्यूस्ड, ओके, ड्रग इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन या फिर डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच। थर्ड क्राइटेरिया भी है, जैसे कि डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ द यूट्रस एंड द वेजाइना, मींस दिस टू थिंग्स आर नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जो नेक्स्ट है, दैट इज अ यूटेराइन फैक्टर्स व्हिच इंक्लूड्स अनफेवरेबल एंडोमेट्रियम, ओके, फॉर द इम्प्लांटेशन। सो क्रॉनिक एंडोमेट्रियाटिस जिसको टीबी के वजह से भी होता है, फाइब्रस यूटेरस के कारण भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट, सर्वाइकल फैक्टर इंक्लूड्स इन इफेक्टिव स्पर्म पेनिट्रेशन, दैट इज अ कॉर्निक सर्वाइटिस। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी फॉर द इलोंगेशन ऑफ द सर्विक्स, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। नेक्स्ट, फिम्ब्रिए ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब में नॉट पिक अप द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। अदर देन दिस, सी, डायस्पेरन्यूया मतलब क्या? पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ वुमन। अदर देन दिस, increased sperm phagocytosis by the macrophages. Okay, and other than this, there is a fertilization of the implantation of the failure and early miscarriage, ectopic pregnancy, ये सारे reasons हो सकते हैं एक females के लिए, okay, for remaining as a infertility.
Tubectomy is also one of the method over here. अभी नोट क्या बोल रहा है, कपल्स कैन बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको आर्ट के नाम से भी डिफाइन किया जाता है। मतलब क्या, ऐसी जो कपल्स होते हैं जिनको चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती, तो उनके लिए ये आर्ट वाली टेक्निक जो है वो डेवलप की गई है। ओके, सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू सॉल्व इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। सो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इसके अंदर टोटल 5 क्राइटेरियाज आते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी होना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक AIT कहते हैं इसको, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर GIFT गिफ्ट कहते हैं इसको, ओके, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI के नाम से पहचाना जाता है, सरोगेट मदर, ओके। सो ये टोटल 5 सिनेरियो हम लोगों को अभी डिटेल में याद करना है। आप लोग इसके फुल फॉर्म्स याद कर लो, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे भी आप लोगों ने गलत कर दिया तो 4 मार्क्स आपके जा रहे हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी को लेके। ओके, फ्यूजन ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म विल बी डन आउटसाइड द बॉडी, ये तो सिंपल सी बात है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए वोमन टू फॉर्म द जाइगोट, ओके, विच इज अलाउड टू फॉर्म एम्ब्रियो। अदर देन दिस क्या हो जाएगा, देखो, दिस एम्ब्रियो इज देन इम्प्लांटेड इन द यूटरस। अगर एम्ब्रियो फॉर्म करें हम लोग टेस्ट ट्यूब में और फिर उसको इम्प्लांट करेंगे यूटरस में, तो बाकी की डेवलपमेंट आराम से हो जाएगी। ओके, वेर इट डेवलप्स इनटू अ फीटस विच कैन टर्न्स develops into a child. Now this is called as a test tube baby. अभी आगे क्या है देखो, in this method ova from the wife or you can say donor female it can be taken and the sperm from the husband या फिर donor से लिया जा सकता है, और उसको इंट्रोड्यूस करेंगे जाइगोट के मतलब एग के अंदर, सो दैट जाइगोट फॉर्मेशन विल बी टेकन प्लेस इन द लेबोरेटरी। और इसी जाइगोट को अगर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, ओके, कहाँ तक डिवाइड किया, 8 ब्लास्टोमियर सेल्स बनाए हम लोगों ने, ठीक है। Now this zygote or early embryo is transferred into the fallopian tube। देखो किसका ट्रांसफर के बारे में बात चल रही है, जाइगोट को लेके ट्रांसफर करने की बात चल रही है, वो भी fallopian ट्यूब के अंदर, ठीक है। नाउ तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे, ZIFT, क्योंकि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट, इफ द एम्ब्रियो इज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स वाला एम्ब्रियो फॉर्म्ड हो रहा है, तो फिर उसको यूटेरस के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता है कि ये इम्प्लांटेशन होगा, ब्लास्टुलेशन प्रोसेस हो जाएगी फिर तो, लेकिन ये सारी बात तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मतलब मोर देन 8 सेल्स ब्लास्टोमियर्स, तो उसको यूटेरस में डालेंगे, जिसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या कहते हैं, intrauterine transfer to complete the further development. Thus, this is in vitro fertilization. Okay, this is what, this is in vitro fertilization, IVF कहते हैं, which is performed outside the body, is almost similar condition as that of the body। मतलब क्या, बाहर भी हम लोगों को ये सारी एक्टिविटी करनी है और उसी तरीके की कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जैसी कंडीशन मदर के अंदर होती है या फिर एक फीमेल के अंदर होती है, ठीक है। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो ET होगा। embryo formed by the in vivo fertilization, fusion of the gametes within the female can also be used for such transfer। मतलब क्या, ऑलरेडी गैमेट्स फ्यूजन हो चुका है फीमेल के अंदर, अब वो जो गैमेट फ्यूज्ड हो चुका है, फिर हम लोग उसको लेके दूसरे में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगेन दैट इज वन ऑफ द टेक्निक कैन बी यूज्ड, उसको इन वायो कहते हैं। Artificial insemination AI, the artificial insemination AI technique, the sperms are collected either from the husband or from the healthy donor and are artificially introduced either into the vaginal region or you can say into the uterus। तो इसके हिसाब से उनको नाम मिला है। ओके, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है of the female। ओके, it is done in infertility cause either due to the inability of the male partner to copulate the female or due to the very low sperm count in the semen of the male partner। Okay, next, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को लेके बात करते हैं, जहां पे आता है GIFT। ओके, वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द एस and colleague and his colleagues you can say in the year of 1984, and it is a more expensive and invasive procedure than the IVF, that is in vitro fertilization। Okay, but its results are better than the IVF। In this technique, both the sperms and the unfertilized oocytes are transferred into the fallopian tubes। Fertilization is then taking place in vivo inside the body of the female। Clear हो गया। Coming to the next, intracytoplasmic sperm injection, जिसको ICSI कहते हैं। Okay, so here the spermatozoa is injected inside the cytoplasm of the oocyte by injecting, you can say, pipette। Okay,
ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी में भी डील करके रखी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ सरोगेट मदर को लेके बात चल रही है। क्या होती है सरोगेट मदर? तो देखो यहाँ पे, अ डेवलपिंग एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ द अनदर फीमेल, ओके। अ वुमन हु सब्स्टिट्यूट और टेक्स द प्लेस ऑफ द रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज अ सरोगेट मदर। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, ओके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी, ओके, so that you can like able to score good marks in the NEET examination, okay। लाइन टू लाइन आप रीड करो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।